हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 11 तक कवर कर लिए थे और आज हम स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से। तो यहाँ पे भाई ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल 12 में हमें क्या कहा गया है। यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करके बताने हैं जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस टाइप से एक क्वेश्चन थोड़ा दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। तो भाई देखते हैं यहाँ पे नई बात क्या है, यहाँ पे क्या जो तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को नोट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x। ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बताए थे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमें इंटरवल फाइंड आउट करके बताने हैं। यहाँ पे इंटरवल हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब हमें वो वाले इंटरवल बताने हैं जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और वो वाले इंटरवल भी बताने हैं जहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो भाई फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x और पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। तो यहां पे इस तरीके से हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो भाई एफ डैश एक्स की जगह पे यहां पे ये जो टर्म थी ये टर्म आ जाएगी यहां पे 3 cos 3x इक्वल्स टू 0। ये जो 3 है ये अपोजिट साइड पे जाके 0 बन जाएगा, तो cos 3x इक्वल्स टू 0 आएगा। बेसिकली यहां पे हम जब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो ये चीज हम क्यों करते हैं, ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाए। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। मैंने आपको समझाया था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये स्टेप यहाँ पे हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसको सॉल्व करने का तरीका सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे सॉल्व किया जाए ताकि मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल पाऊं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें cos का एक फंक्शन गिवन है cos 3x और राइट हैंड साइड में 0 गिवन है। तो इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका ये है कि भाई इस तरीके से, ध्यान से देखना, cos 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया और 0 की जगह मैं यहाँ पे cos π/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। भाई cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos π/2 लिख दिया। अब बात यहां पे ये आती है कि कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 0 पे cos की वैल्यू जो है वो π/2 होती है, cos π/2 की वैल्यू मतलब 0 होती है, लेकिन cos 3π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है, cos 5π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है, cos 7π/2 पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब यहां पे समझाता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे समझना, जो cos है ये π/2 पे 0 होता है, ये तो आपको पता है, cos π/2 0 होता है, लेकिन cos π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है, सारे ऑड मल्टीपल्स पे। इसका मतलब cos को जब मैं यहां पे 3π/2 कर दूंगा, अगर ऑड मल्टीपल है ना, ये 3 एक ऑड नंबर है तो ये भी 0 आएगा। अगर मैं cos 5π/2 निकालता हूं तो ये भी एक ऑड नंबर है 5, तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू क्या होती है, 0। ये cos 1π/2 था, 1 भी एक ऑड नंबर होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे cos 7π/2 जो होता है ये भी हमारा एक क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ये भी, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब बात यहाँ पे ये है कि बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे आप ऐसा भी करो, मतलब यहाँ पे cos 3x इक्वल्स टू cos 3π/2 भी लिख के बताओ, ऐसा भी लिखो, ठीक है। और फिर आगे जो जितनी भी टर्म्स है वो सारी लिखो। तो यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो पहले मैं इतना सॉल्व करता हूं, ठीक है, और मैं फिर बताऊंगा कि मैं इससे आगे की वैल्यूज क्यों नहीं ले रहा। मैं यहां पे ना सिर्फ इतनी वैल्यूज ले रहा हूं, cos π/2 और cos 3π/2 पे ही मैं यहां पे इसको जो है सॉल्व करूंगा। मैं इसको cos 5π/2, cos 7π/2, cos 9π/2 इन वैल्यूज को, आगे वाली वैल्यूज को नहीं लूंगा। रीजन क्या है वो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहां पे cos से cos कैंसिल होगा तो 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, π/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6, ठीक है। ये 3 उधर जाके जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ऐसे यहां पे 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3π/2। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा यहां पे, मतलब 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में ना एक कंडीशन हमें गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी कि x बिलोंग करेगा, ध्यान से देखना, x बिलोंग करेगा 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल।
इसका मतलब हमेशा x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगी, या फिर 0 के इक्वल और पाई बाय 2 के इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल यहां पे हमें दिया गया है। अब बात यहां पे ये है कि ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है यहां पे, x की जो वैल्यूज मैंने यहां पे निकाली, ये 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है। पाई बाय 2 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन थी यहां पे, तो पाई बाय 2 के इक्वल भी हो सकती है, 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है। बट मान लेते हैं कि मैं यहां पे मैं इस तरीके से सॉल्व करता, cos 3x इक्वल्स टू cos 5 पाई बाय 2 ले लेता, मतलब मैं ये वाली टर्म ले लेता, मान लेते हैं यहां पे, तो cos से cos कैंसिल होता, 3x इक्वल्स टू क्या आता 5 पाई बाय 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 150 डिग्री होता है भाई, 150 डिग्री होता है। तो यहां पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती, मेरी x की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ जाती, जो कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाएगा ये। तो इससे आगे की जो भी मैं वैल्यूज लूंगा वो 90 डिग्री से बड़ी ही आने वाली है, इससे आगे की जो भी यहाँ पे वैल्यूज मैं लूंगा वो सारी 90 डिग्री से बड़ी आने वाली है। इसका मतलब मैं इन दोनों वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू यहाँ पे जो है नहीं ले सकता cos 0 लाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इतना डिस्कशन हो गया, cos की हमने जो है मतलब x की हमने जो है दो वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट। तो भाई नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होता था, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले, इन पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता था। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि साफ साफ बोला है कि x की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी, और 90 डिग्री पे वो खत्म भी हो जाएगी नंबर लाइन। मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंटरवल मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो इसी इंटरवल के अंदर ही जो है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे प्लॉट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, मतलब पाई बाय 6 आएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री तो मुझे दे ही रखा है, ठीक है, ये रहा। तो बस इतना ही यहाँ पे हो पाएगा, 0, 30 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री भी यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेंगे वो दो इंटरवल बनेंगे, एक तो ये इंटरवल बना और एक ये वाला इंटरवल बन गया, ठीक है, दो इंटरवल यहाँ पे बन गए हमारे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई इंटरवल्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, और यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इंटरवल यहां पे लिखते हैं भाई 0 से पाई बाय 6, 0 से पाई बाय 6। अब एक बात देखना, 0 तो यहां पे इंक्लूडेड है ही, 0 तो यहां पे इंक्लूडेड है ही, साफ साफ बोला है x जो है वो बिलोंग करता है 0 को, 0 यहां पे इंक्लूडेड है। पाई बाय 6 को यहां पे इंक्लूड करना है कि नहीं करना उसको अभी देखेंगे, ठीक है। यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊं उसको अभी देखेंगे, अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ऐसे यहां पे पाई बाय 6 से पाई बाय 2 जो सेकंड इंटरवल था, तो पाई बाय 6 पे तो भाई पता नहीं भाई यहां पे इंक्लूड करना है कि नहीं करना, लेकिन पाई बाय 2 को तो करना ही है, क्वेश्चन में साफ बोला है x बिलोंग्स टू पाई बाय 2, x जो है वो पाई बाय 2 पे जो है वो इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, इसको कंसीडर किया जाएगा, 0 और पाई बाय 2 को इंक्लूड किया जाएगा। तो 0 और पाई बाय 2 को तो मैं इंक्लूड यहां पे करूंगा, लेकिन पाई बाय 6 को यहां पे करना है इन दोनों इंटरवल्स में या नहीं करना उसको कैसे देखेंगे, तो भाई देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यहां पे रफ वर्क करेंगे थोड़ा। जो मेरा f डैश x था वो क्या था, 3 cos 3x था। मैं यहां पे इस इंटरवल की कुछ वैल्यूज पुट करके देखूंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं 0 पुट करके देखता हूं, मैं 0 पुट करके देखता हूं, 0 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया हमने। तो अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं x की जगह, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, 3 cos 3 इंटू 0। अब ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, तो 3 cos 0 डिग्री, और cos 0 पे एक वैल्यू क्या होती है cos की, 1 होती है, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन ऑफ f डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। मैं इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 0 और 30 डिग्री के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बट बात यह कि मुझे यहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करना था। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन f डैश x ग्रेटर देन 0 नहीं होती, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे इक्वल टू भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना 0 के, तो भाई उसके लिए यहां पे देखते हैं f डैश x इक्वल्स टू 3 cos 3, x की जगह मैं पाई बाय 6 पुट कर रहा हूं, मैं ये वाली वैल्यू पुट करके देख रहा हूं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ध्यान से देखना, ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 cos पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 पे cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 0।
तो मैं कह सकता हूं कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव साइन तो है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेचर ऑफ फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो यहां पे अब बताओ भाई, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊं या ओपन ब्रैकेट? भाई क्लोज्ड ब्रैकेट ही लगेगा ना, क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि जीरो भी तो इंक्लूड करना है ना। अगर यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए कहा गया होता तो मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाता। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए कहा जाता तो मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाता। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाता। आगे देखते हैं भाई, सेकेंड इंटरवल पे आते हैं। पाई बाय 6 से पाई बाय 2, मतलब यहां पे 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू मैं यहां पे एफ डैश एक्स में पुट करके देख सकता हूं। तो भाई ध्यान देना, यहां पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जो मेरा एफ डैश एक्स था वो कितना था? 3 cos 3x। मैं पाई बाय 2 को तो इंक्लूड कर ही रहा हूं यहां पे, तो एक काम करते हैं, पाई बाय 2 को मैं यहां पे जो है पुट करता हूं सबसे पहले। तो पाई बाय 2 को पुट करेंगे, 3 cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब cos 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है भाई? cos की 0 होती है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था अभी, 0 होती है वैल्यू। तो 3 इंटू 0 क्या आएगा? 0, 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो प्रूव हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो प्रूव हो गया। अब मुझे लेस देन 0 प्रूव करना है, क्योंकि मुझे यहां पे डिक्रीजिंग प्रूव करना है ना, डिक्रीजिंग। एक और बात, अगर मैं पाई बाय 6 को भी इंक्लूड कर लू ना, यहां पे भी अगर मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊं तो 0 ही वैल्यू आएगी। मैंने ऑलरेडी पहले पुट करके देखी थी ना पाई बाय 6 वाली वैल्यू, तो वो 0 ही आ रही थी। तो मैं यहां पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट ही लगाऊंगा। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगा। तो पाई बाय 6 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वहां पे भी हमारी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। लेकिन मुझे लेस देन 0 भी तो प्रूव करना है ना भाई, डिक्रीजिंग शो करने के लिए। 0 के इक्वल तो इस वैल्यू पे भी, 0 के इक्वल तो इस वैल्यू पे भी हो रही है, इस वैल्यू पे भी हो रही है। ठीक है, 0 के इक्वल इन दोनों पे ही शो हो रही है। अब मुझे इन दोनों के बीच की कोई एक जो है डिग्री लेनी पड़ेगी, जहां पे मैं ये प्रूव करूंगा कि यहां पे जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, ऐसा मुझे प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा यहां पे। तो 30 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल ले लेते हैं, यहां पे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री ले लेते हैं। 60 डिग्री माने पाई बाय 3 ले लेते हैं। तो देखना ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या था? 3 cos 3x था। तो यहां पे मैं 3 cos 3 पाई बाय 3 पुट कर रहा हूं, मैं यहां पे 60 डिग्री पुट कर रहा हूं। पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने x की जगह, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 cos पाई आ गया। अब भाई cos पाई पे पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 3 इंटू -1 क्या आएगा? -3। नेगेटिव है ना, -3 नेगेटिव है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं इस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल के लिए मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? और ये कंडीशन किस चीज की होती है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है भाई, डिक्रीजिंग। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई, प्रूफ क्या कर दिया? मुझे तो फाइंड करना था ना, तो मैंने फाइंड करके बता दिया। मैंने क्या फाइंड किया? मैंने वो इंटरवल्स फाइंड किए जहां पे ये फंक्शंस इंक्रीजिंग थे और डिक्रीजिंग थे। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग यहां पे जो है वो रहेगा। तो एग्जांपल 12 यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, एग्जाम में जो है ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इनको अच्छे से करना। आगे देखो भाई, एग्जांपल नंबर 13 क्या है? एग्जांपल नंबर 13 में हमें यहां पे बताया गया कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx equals to sin x plus cos x where x is greater than equal to 0 but less than equal to 2 pi। मतलब x की वैल्यू जो है ना वो 0 से 2 pi के बीच में लाई करती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, x belongs to 0 to 2 pi क्लोज्ड इंटरवल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस तरीके से लिख के दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है कि x की वैल्यू जो है वो 0 या उससे बड़ी होगी, 2 पाई या उससे छोटी होगी। और इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगा के मैंने यहां पे शो किया कि x जो है वो 0 से 2 पाई इंटरवल फॉर्म में मैंने इसको शो कर दिया कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में जो है x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी। यहां पे 0 और 2 पाई भी इंक्लूडेड है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा के मैंने ये बात यहां पे दर्शा दी है। आगे वो कह रहे हैं भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जहां पे ये फंक्शंस हैं उन इंटरवल्स को आप निकाल के बताओ। मतलब ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, जैसे हमने अभी एग्जांपल 12 किया, सिमिलर है भाई, सिमिलर। ठीक है, तो करते हैं भाई यहां पे भी सॉल्यूशन। तो यहां पे एफ एक्स क्या गिवन है, ध्यान से देखना, एफ एक्स क्या गिवन है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था?
एफ डैश एक्स निकालना था, तो भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये भी कर दिया हमने, एफ डैश एक्स भी निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटरवल फाइंड आउट करना है, टाइप 2 क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। तो यहां पे पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यही होता था ना नेक्स्ट स्टेप हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी, ये रही वैल्यू, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना, यहां पे ये cos x तो मैं इधर ही रहने दे रहा हूं, ये जो sin x था ये अपोजिट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ये पॉजिटिव हो गया। अगली बात, यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। cos x को अगर मैं उधर डिवाइड कर दूंगा तो cos x इक्वल्स टू साइन एक्स ही आ जाएगा ना इस इक्वेशन के थ्रू, यही तो आएगा। तो इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो मैंने cos x को उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो इधर 1 बचा, तो 1 इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया। इसका मतलब ये tan x हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो tan x इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास, tan x इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। यहां तक की बात अच्छे से समझ लेना, यहां तक की बात अच्छे से देख लेना। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। लास्ट जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो 10 है उसकी वैल्यू 1 कहां पे होती है, 10 की वैल्यू 1 कहां पे होती है। तो भाई इस क्वेश्चन में भी ना x की हमें जो लिमिट है वो स्पेसिफाइड है, x जो है वो 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। अब 0 to π/2 मतलब पूरा 360 डिग्री ही यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट ही यहाँ पे इसने कवर कर दिया इस क्वेश्चन ने। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में 0 से लेके π/2 तक की वैल्यू थी, यहाँ पे 2π तक की वैल्यू है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा 0 से और पूरा कहां तक घूमेगा, 2π तक, यहां पे आगे 2π पे रुकेगा, ठीक है। तो पूरा क्वाड्रेंट ही कवर कर दिया, सारा का सारा क्वाड्रेंट कवर कर दिया। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि भाई tan x की वैल्यू इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर कहां पे 1 होती है, कहां पे tan x की वैल्यू 1 होती है भाई, ये सोचना पड़ेगा। तो भाई ये चीज मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूं। आपको एक बात तो पता ही होगी कि भाई π/4 पे ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, 1 होती है π/4 पे। तो आपको ये बात तो पता है भाई 10 π/4 इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपको पता है। एक और बात बताता हूं, हर 180 डिग्री के बाद एंगल रिपीट होता है, हर 180 डिग्री के बाद एंगल रिपीट होता है, ध्यान से सुनना, हर 180 डिग्री के बाद क्या होता है, एंगल रिपीट होता है। तो अगर मैं यहां पे π + π/4 कर दूं, हर 180 डिग्री के बाद एंगल रिपीट होता है ना, तो ये चीज क्या आएगी मेरे पास, ध्यान से देखना, 10 5 π/4, 5 π/4। तो इसका मतलब यहां पे भी जो मेरी वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी। हर 180 डिग्री के बाद एंगल रिपीट होता है। इसके बाद मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 10 π + 5 π/4 पे भी जो है वैल्यू है वो क्या होगी, 1। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं 10 9 π/4 पे वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। इसको एलसीएम लूंगा तो यही आएगा ना, 9 π/4, यहां पे भी वैल्यू 1 होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होती है हमारी, रिपीट होती है, ठीक है। हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिपीट होगी। सेम चीज हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहां पे भी थी, देखो ध्यान से, यहां पे क्या था, 90 डिग्री, तो cos π + π/2 कितना आ गया था, ये cos 3 π/2। बात समझ में आ रही है। यहां पे मैंने आपको कैसे समझाया था, यहां पे मैंने आपको समझाया था π/2 के सारे जो ऑड मल्टीपल्स है वहां पे cos की वैल्यू 0 होती है। थोड़ा सिंप्लिसिटी से समझा दिया था, लेकिन अब आपको थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं कि भाई जो cos की वैल्यू है, cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है, cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है, ये हमें पता होता है। cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है, π/2 पे, cos π/2 इक्वल्स टू 0, ये तो हमें पता था। लेकिन बाकी वैल्यूज पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हर 180 डिग्री एंगल के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे cos π + π/2 किया तो cos 3 π/2 आ गया। ऐसे ही अब मैं cos π + 3 π/2 करूंगा तो cos 5 π/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos π + 5 π/2 करूंगा तो cos 7 π/2 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज आती जाएंगी, और जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं इस तरीके से, उन सारी वैल्यूज पे जो cos की डिग्री है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, 0 वैल्यू होगी मतलब उसकी, ठीक है। तो हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट करती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाला भाई, cos π/4 पे भी वैल्यू 1 होती है, 10 पढ़ रहे ना यहाँ पे तो हम, तो 10 π/4 पे भी वैल्यू 1 होती है, 10 5 π/4 पे भी वैल्यू 1 होती है, 10 9 π/4 पे भी वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमें वैल्यूज चाहिए वो 0 से 2π के बीच की ही चाहिए, 0 से 2π के बीच की ही चाहिए,
मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच की ही वैल्यूज चाहिए। अब भाई जो π/4 है वो तो 45 डिग्री होता है, ये तो 0 से 360 डिग्री के बीच की ही वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5π/4 क्या होता है? 5 इंटू पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो भाई 5 इंटू 180, 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा? 225 डिग्री। ये 45 डिग्री था, ये क्या आ गया? 225 डिग्री। तो भाई यहां पे ये जो वैल्यू है ये भी 360 के अंदर अंदर है ना, 0 से 360 के बीच में लाया करती है। लेकिन यहां पे देखते हैं 9π/4, 9 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 405 डिग्री, 405 डिग्री। तो भाई ये वैल्यू नहीं लाया करती यहां पे, ये वैल्यू 360 के अंदर थोड़ी ना लाया करती है। तो मैं सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज को ले सकता हूं यहां पे, मैं इस वैल्यू को नहीं ले सकता। वैसे तो देखा जाए तो हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन यहां पे x जो है उसकी लिमिट हमें दे रखी है, x जो है वो इसी सीमा के अंदर अंदर लाई करेगा, 360 डिग्री से पार नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यू जो है कंसीडर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप, 10x इक्वल्स टू 10π/4 लिख सकते हैं ना, 1 की जगह 10π/4 लिख सकता हूं 1 की जगह। ऐसे ही 10x इक्वल्स टू क्या? 10 5π/4 ये भी लिख सकता हूं। लेकिन क्या मैं 10x इक्वल्स टू 10 9π/4 लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में? नहीं लिख सकता यहां पे मैं, ठीक है। 1 की जगह 10 9π/4 नहीं लिख सकता यहां पे, रीजन बीइंग कि यहां पे x की मुझे जो है सीमा दे रखी है, लिमिट दे रखी है, भाई इससे बाहर नहीं जा सकता मैं। तो ये भी हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया? π/4 मतलब 45 डिग्री आ गया। और यहां पे 10 से 10 कैंसिल हुआ, x इक्वल्स टू क्या आ गया? 5π/4 मतलब यहां पे कितना आ गया? 225 डिग्री आ गया। और ये दोनों ही वैल्यूज हमें जो गिवन लिमिट थी उसके अंदर लाए करती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अब यहां पे अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, नंबर लाइन अगर मैं यहां पे बनाऊं, इन वैल्यूज को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो मुझे यहां पे लिमिट गिवन है भाई 0 से लेके 2π तक, तो मैं इसके बाहर में नहीं जा सकता। 0 टू 2π के अंदर ही रहना है मुझे। 0 2π भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, क्लोज्ड इंटरवल था, ठीक है। तो 45 डिग्री आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे π/4, और फिर 225 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे 5π/4। तो यहाँ पे हमारे 3 इंटरवल बनेंगे। पहला इंटरवल ये रहा, दूसरा इंटरवल ये रहा, और तीसरा इंटरवल यहाँ पे आ गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं भाई इंटरवल्स, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ f'(x), साइन ऑफ f'(x), और यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। तो पहला जो इंटरवल हमारा यहां पे रहेगा वो क्या होगा? 0 से π/4। 0 तो इंक्लूडेड है, बोल ही रखा था, x जो है वो 0 से बिलोंग करता है। 0 से π/4, π/4 को इंक्लूड करूं या ना करूं ये सोचना पड़ेगा, तो उसको अभी देखेंगे। ऐसे ही π/4 से 5π/4, और लास्ट जो होगा वो 5π/4 से 2π, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे जो है वो लिमिट्स रहेंगी। 2π इंक्लूडेड है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल में लगा सकता हूँ। अब बात ये है कि यहाँ पे मैं क्लोज्ड इंटरवल लगाऊं या ना लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे भी लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल्स आएंगे या क्लोज्ड इंटरवल्स आएंगे। अब ये बात सोचनी है, तो ये बात कैसे पता चलेगी? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पता चलेगी ये बात। तो यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। पहले मैं इन लिमिट्स को लेता हूं, मैं π/4 पुट करूंगा f'(x) में। तो ध्यान से देखना है भाई, f'(x) क्या था हमारे पास? cos x माइनस साइन एक्स था, cos x माइनस साइन एक्स था। तो यहाँ पे cos π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन π/4 हो जाएगा। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और साइन π/4 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2, मतलब 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, ठीक है। एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैं 0 डिग्री भी पुट करके देखता हूं। एक बार मैं 0 डिग्री पुट करके देखता हूं। यहाँ पे अगर मैं cos 0 माइनस साइन 0 करूंगा तो क्या होगा? cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 क्या होता है? 1, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो 1 आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं तो इस पूरी इंटरवल के अंदर मैं यहाँ पे π/4 को भी इंक्लूड कर रहा हूं। मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 आ रहा था, मुझे प्रूफ क्या करना था? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इस इंटरवल में जो मेरी कंडीशन है वो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेटर देन पॉजिटिव आ रहा था ना भाई, पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, 0 से बड़ा आ रहा था, और इक्वल टू 0 भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इतनी बात तो समझ में आ गई है भाई, पाई बाय 4 को तो इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे 0 आती है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। अब अगली बात करते हैं भाई, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 के बीच की कोई वैल्यू मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 5 पाई बाय 4 का मतलब होता है 225 डिग्री। तो 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू उठा लेते हैं, 90 डिग्री उठा लेते हैं, 90 डिग्री। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट करूं, cos पाई बाय 2 पुट करूं, मतलब cos पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे माइनस साइन पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 पे तो वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। तो ये आ गया -1। भाई नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ध्यान देना नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास जो आंसर है वो क्या होगा, f डैश x क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू कैसे हुआ, इक्वल टू भाई इसलिए हो गया क्योंकि हमने पाई बाय 4 को इंक्लूड किया हुआ है। पाई बाय 4 पे जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 0 आ रही थी ना, इसलिए पाई बाय 4 को इंक्लूड किया हुआ है। अब 5 पाई बाय 4 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, 5 पाई बाय 4 पे ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज्ड ब्रैकेट, ये बात सोचनी पड़ेगी मुझे। 5 पाई बाय 4 पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज्ड ब्रैकेट, तो भाई देखते हैं ध्यान से, देखते हैं भाई ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एक शीट और ले लेता हूं यहां पे, तो देखो भाई यहां पे जो f डैश x था वो क्या था, cos x माइनस साइन x। अगर मैं यहां पे 5 पाई बाय 4 पुट कर दूं, cos 5 पाई बाय 4 माइनस साइन 5 पाई बाय 4। अब मैंने आपको बताया था हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। इसका मतलब यहां पे 5 पाई बाय 4 पे भी वही वैल्यू होगी मेरे पास जो पाई बाय 4 पे होगी। पाई बाय 4 में पाई ऐड किया था तभी तो आया था 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 का मतलब होता है यहां पे हमारा 45 डिग्री। तो यहां पे भी सेम वैल्यू होगी ना, इसका मतलब जो 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू थी, मतलब यहां पे अगर मैं 1/√2 पुट कर दूं और यहां पे भी हमारी वैल्यू सेम ही होगी 1/√2, क्योंकि ये भी 45 डिग्री के इक्वल ही होगा ना। 5 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा ना। 180 डिग्री पीछे चले जाओ, ठीक है, 45 डिग्री के तो इक्वल होगा ये। देखो यहां पे मैंने निकालना बताया था ना आपको ये, ठीक है। तो ये 0 आएगा, मतलब मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूं, मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा सकता हूं यहां पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब यहां पे f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है पूरे क्लोज्ड इंटरवल के लिए। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, डिक्रीजिंग। यहां पे हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। अब एक काम करते हैं, यहां पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्लोज्ड वाला। क्यों क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे वैल्यू 0 आ रही थी, यहां पे वैल्यू 0 आ रही थी, ठीक है। तो यहां पे इसलिए मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया। 2 पाई पे भी हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 पाई पे वैल्यू चेक करते हैं एक बार। 2 पाई पे भाई पाई पे जो वैल्यू थी वही 2 पाई पे होगी ना, वो हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट करती है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे cos x माइनस साइन x लिखता हूं और मैं 2 पाई यहां पे लिख देता हूं, cos 2 पाई साइन 2 पाई, तो भाई जो पाई पे वैल्यू होती है वही 2 पाई पे होगी। पाई पे वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पाई पे हमारी वैल्यू क्या होती है, -1। तो cos 2 पाई पे भी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। cos पाई -1 होता है तो cos 2 पाई भी -1 होगा ना, हर 180 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है। ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। अब बात यहां पे आती है साइन 2 पाई की। तो साइन 2 पाई, साइन पाई क्या होता है, साइन की वैल्यू जो है वो पाई पे क्या होती है, पाई पे क्या होती है, 0। तो यहां पे भी 0 ही रहेगी। तो नेगेटिव आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। बच्चों यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, एक बार दोबारा देखते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया cos 2 पाई पे जो वैल्यू है वो -1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू -1 होती है, जबकि यहां पे जो वैल्यू है वो +1 होती है, ठीक है, +1 होती है। एक बात समझते हैं, देखो ध्यान से, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं cos पाई की, मतलब cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1। उसके बाद अगर मैं बात करूं cos 2 पाई की,
तो अगेन ये क्या होती है 1। इसका मतलब हर 180 डिग्री के बाद कॉस एक ऐसा फंक्शन है, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर 180 डिग्री के बाद रिपीट तो होती है, बट साइन क्या होता है उसका, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे चलता है ये, ठीक है, ऐसे चलता है, ये ट्रेंड होता है इसका। तो इसको थोड़ा समझना। इसका मतलब यहाँ पे cos 2π की वैल्यू हमारी जो है वो क्या होगी, +1 होगी। इट मींस यहाँ पे ये जो फंक्शन था ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन शो करेगा, मतलब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव शो कर रहा है भाई, ठीक है, ये इक्वल टू 0 भी शो कर रहा है, 5π/4 पे ये इक्वल टू 0 शो कर रहा था, और मैंने जब 2π पुट करके देखा तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो करने लग गया ये। तो ये इंक्रीजिंग, यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड का फंक्शन है, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना भाई, यहाँ पे ये जो चीज मैंने आपको समझाई है इस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैं भाई, ये जो हमारा cos π/2 था, cos π/2 मैंने आपको बताया था ये भी हर 180 डिग्री के बाद रिपीट हो रहा है, 0 डिग्री है ना, यहाँ पे कोई साइन का झंझट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 है, 0 कोई पॉजिटिव या नेगेटिव थोड़ी ना होता है, 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पे कोई साइन का झंझट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन का झंझट नहीं था। अगली एक और बात यहाँ पे देख लो, ये जो 10π/4 था इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर 180 डिग्री के बाद ये वैल्यू दोबारा रिपीट होती है, लेकिन 10 एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट रिपीट करता है। ये जो इसकी वैल्यू जो होगी ना, वो ऐसा नहीं है कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो इन चीजों में थोड़ा डिफरेंस आप लोग जो है अपने माइंड में क्रिएट करके रखना, ठीक है। साइन और कॉस जो है ना, ये थोड़े इस टाइप के फंक्शन है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव करके चलते हैं, ठीक है। इनका ग्राफ इस टाइप से होता है, इस टाइप से ग्राफ होता है इनका, लेकिन tan का ग्राफ ऐसा नहीं होता, ठीक है, tan का ग्राफ ऐसा नहीं होता। तो ये चीज थोड़ी सी आपको यहाँ पे समझ के चलनी पड़ेगी। बाकी जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। तो भाई ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो भाई कॉल पे जरूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब भाई आगे देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या क्या यहाँ पे आपको दिया गया। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है। ये सारे रियल नंबर्स के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है, ऐसा आपको प्रूव करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आपको f(x) आपको क्या दिया गया है, 3x + 17 दिया गया, तो आप f'(x) निकाल लेंगे, कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब f'(x) क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां पे जो कंडीशन है वो क्या फुलफिल होगी, f'(x) जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये कभी 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ये कभी 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था, ये उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग प्रूव नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखना। सेकंड क्वेश्चन भी इस टाइप का है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो अलग है। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स टू e⁻²x, f(x) इक्वल्स टू e⁻²x। अब जब यहाँ पे आप f'(x) निकालेंगे तो क्या होगा, e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x होता है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। अब आप चेक करना, x की कोई भी वैल्यू डाल के, x की कोई भी रियल नंबर्स की कोई भी वैल्यू डाल लेना, ठीक है। 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f'(x) को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2 × e⁻x का स्क्वायर। भाई पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, देखो ध्यान से, मैं चाहे ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको 2 × e⁻2x लिखूं, एक ही बात है ना, ये एक ही बात है कि नहीं है। मैं x के ऊपर, अगर ये जो 2 था मैं x के ऊपर स्क्वायर बना के लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसको 2x करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अब एक बात है, यहां पे मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूं, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है। कोई भी वैल्यू पुट करूं हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। इवन मैं यहां पे अगर 0 भी पुट करूंगा ना, e⁻0, तो e⁻0 कुछ नहीं होता भाई, e⁻0 1 ही होता है, e⁻0 1 होता है।
मतलब उस केस में भी मेरा आंसर जीरो या नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो या नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो प्रूव होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो प्रूव होगी। इक्वल टू जीरो भी प्रूव नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी प्रूव नहीं हो सकती। तो इस बात पे आप ध्यान देना थोड़ा। ये फंक्शन भी जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव हो सकता है, इंक्रीजिंग यहाँ पे प्रूव नहीं हो सकता। अगर मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो 5.8 एक्सरसाइज थी हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, वो हमारे कोर्स से डिलीट हो चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके से जो है 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना पड़े, ठीक है। अगर वो पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए ही बोलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो साइन एक्स का तो मैंने आपको ग्राफ समझाया था, साइन एक्स का तो मैंने आपको ग्राफ भी समझाया था। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का कुछ ग्राफ साइन एक्स का हमने देखा था, इस टाइप का कुछ ग्राफ हमने साइन एक्स का जो था वो देखा था। यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे हमारा π/2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, पाई था, यहाँ पे क्या था 3π/2 था, और यहाँ पे क्या था 2π था। तो ऐसे ये फंक्शन चलता था, 0 से π/2 तक ये इंक्रीजिंग होता है, π/2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग होता है, फिर उसके बाद पाई से 3π/2 तक ये क्या होता है, डिक्रीजिंग, और 3π/2 से 2π तक ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरवल्स थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, 0 से π/2 तक ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, पहले ही पता है। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, लिख के कैसे दिखाएंगे, तो भाई ध्यान से देखना, शो करना है, इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है, इंटरवल आपको गिवन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है, आप एफ डैश एक्स निकाल लेना, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। अब आप इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना। 0 से π/2 हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है, 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे π/4 ले लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 1/√2 विच इज अ पॉजिटिव टर्म। मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, हो गया प्रूव, ठीक है। ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग प्रूव करना है इस इंटरवल के लिए, π/2 से पाई के लिए, तो इन दोनों के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट करके देखना एफ डैश एक्स के अंदर। अगर वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स आपका जो है वो लेस देन 0 प्रूव हो जाता है, तो इसका मतलब जो है आंसर आ जाएगा। नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, 0 से पाई के बीच में वो कह रहे हैं नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करने। तो जब आप 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग प्रूव कर चुके होंगे, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग प्रूव कर चुके होंगे, तो थर्ड पॉइंट का आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई 0 से पाई जो इंटरवल है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 से π/2 और π/2 से पाई। जो हमारा गिवन फंक्शन है उसका जो एफ डैश एक्स था, हमने जो निकाला था, वो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा था 0 से π/2 के बीच में, तो यहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग था। जबकि π/2 से पाई के बीच में जो है ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा था, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग था। और इस पूरे इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। और मैंने आपको समझाया था अगर इस टाइप का इंटरवल आपको दिया जाए, वहां पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब प्रेजेंटेशन आप कैसी देंगे, लिख के कैसे दिखाएंगे आंसर को, वो मैं देखना चाहूंगा। तो आप मुझे अपने आंसर्स भेजना व्हाट्सएप पे, पीडीएफ बना के भेजना, मैं चेक करूंगा किसकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की है। अगर कुछ कमी लगेगी मुझे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल फाइंड आउट करने हैं भाई, फंक्शन आपको गिवन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। मैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, नहीं होगा तो मुझे बताना। वैसे इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, यहां पे भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करके बताने हैं जहां पे ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, तो ये भी आपको जो है खुद से करने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है, जहां पे ये जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो वाले इंटरवल्स आपको निकाल के बताने। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होती है, इक्वल टू का साइन नहीं आता। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है वो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होती है, इक्वल टू का साइन नहीं आता। तो आपको बस ये चीजें प्रूव करनी है। ये सारे जो पार्ट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन के जो पार्ट्स आपको दिए गए हैं,
ठीक है, इन सब पार्ट्स के अंदर। तो 6 क्वेश्चंस आपके ये वाले होमवर्क रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करेंगे, मुझे पीडीएफ बना के भेजेंगे, मैं चेक करूंगा किसकी प्रेजेंटेशन सही है। और अगर किसी को कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई इक्वेशन यहाँ पे आपको जो है नहीं समझ में आ पाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको नहीं समझ में आता कैसे करना है, तो आप मुझे कॉल कर लेंगे, मैं कॉल पे आपको जो है अच्छे से समझा के दूंगा कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई और डाउट आता है तो वो भी आप जो है मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस तो होमवर्क में ही हो जाएंगे। अब भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवाऊंगा आपको। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। शो दैट y इक्वल्स टू log 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। थ्रूआउट इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या होता है भाई, सबसे पहली बात तो डोमेन क्या होता है। अब ये शब्द जो है ये तंग कर रहा है, डोमेन क्या होता है। तो भाई डोमेन, एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स का डोमेन वो होगा जहां पे एक्स की वैल्यूज लाई करेंगी। यहां पे हमें एक्स का डोमेन बता तो रखा है, एक्स का डोमेन क्या होगा, एक्स ऑलवेज -1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जहां पे लाई करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वहां पे एक्स का डोमेन होगा। जिन जिन वैल्यूज के लिए एक्स लाई करेगा उन वैल्यूज पे एक्स का डोमेन होगा, ठीक है। जिन जिन वैल्यू पे एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे एक्स का डोमेन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स का डोमेन कहां होगा, कहां नहीं होगा, जिन जिन वैल्यूज पे एक्स की वैल्यूज लाई करेंगी वहां पे एक्स का डोमेन होगा। जिन जिन वैल्यूज पे एक्स की वैल्यू लाई नहीं करेगी, एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब जहां पे वहां पे एक्स का जो है डोमेन नहीं होगा। वैसे नॉट डिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है ना, तभी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, अदरवाइज कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। ये जो डिस्कशन है हो सकता है बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना डोमेन रेंज वाला, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड था 11th क्लास का, ठीक है। तो 11th क्लास में अगर स्टडी की होगी तो वहां पे हो सकता है आपको अब समझ में आ रहा हो, अदरवाइज नहीं आएगा ये समझ। तो अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बिना भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखते हैं भाई कैसे होगा। तो सॉल्यूशन देखो, तो ये डोमेन वाली बात को भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए, अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो भूल जाओ, ठीक है, इग्नोर कर दो। हमें जो फंक्शन गिवन था वो क्या था, हमें y इक्वल्स टू log 1 plus x माइनस 2x अपॉन 2 plus x, ये वाला फंक्शन गिवन था। एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे y की जगह में fx लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू fx, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चंस हम करते हैं वहां पे हमें fx दिया होता है, तो मैं fx लेट कर लेता हूं यहां पे, ताकि यहां पे मुझे सिंपल लगे थोड़ा सा। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल के लिए, तो इंटरवल इसने बताया जो भी एक्स का डोमेन है वही इसका इंटरवल है, ठीक है। अब वो बात बाद में देखेंगे, मुझे समझ में नहीं आती। तो यहां पे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स यहां पे क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता था, और x का डेरिवेटिव मतलब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा ना, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो इसको लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। साथ में ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब ये जो फंक्शन है ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, यहां पे हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा, ब्रैकेट जरूर लगाना यहाँ पे। क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। न्यूमिनेटर का यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर का यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्वोशिएंट रूल यहां पे अप्लाई किया। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो गया 2 प्लस एक्स इंटू 2, ठीक है ना। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, माइनस 2x एज इट इज आ गया, और यहां पे 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये टर्म्स इस तरीके से आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स
माइनस एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2x और माइनस यहाँ पे क्या आ गया 2x, ठीक है, इस टाइप से आ गया ये, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला 2x इस 2x से कैंसल हो गया, ठीक है। तो f डैश x क्या आएगा हमारे पास, ये 1/1 प्लस एक्स एज इट इज माइनस, अब तो न्यूमरेटर में सिर्फ 4 रह गया, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने f डैश x निकाल लिया, f डैश x निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है। भाई एक बात दिमाग में सोचो, इंक्रीजिंग शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग शो करने के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान देना इस बात पे। for showing the given function increasing, for showing the given function increasing, f dash x should be greater than equal to 0। ये बात समझ में आ रही है। तो f dash x क्या था हमारा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे कि भाई एक काम करो, ये जो 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये पूरी टर्म वहां पे उठा के ले जाओ अपोजिट साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगी वहां पे जाके ये, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके सॉल्व कर देना। बट भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे देखना ध्यान से। अगर मैं यहां पे इस टाइप से करूंगा, मैंने यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स इधर ही रहने दिया, ये जो साइन था ये ऐसे रहेगा और ये टर्म अपोजिट साइड पे चली जाती है। मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, तो दिक्कत पता क्या है, दिक्कत यह है कि देखो 4 तो एक पॉजिटिव टर्म है, 1 भी एक पॉजिटिव टर्म है, और 2 प्लस एक्स के ऊपर भी ना होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अंदर अगर नेगेटिव टर्म भी मैं डालूंगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी डालूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। बट ये वाली जो टर्म है ना, यहां पे एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव क्वांटिटी है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी हो सकता है ना यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी हो। तो उस केस में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये जो साइन था ये उल्टा हो जाएगा, ये जो यहाँ पे मैंने साइन लगा रखा है ये इस टाइप से ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये नेगेटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये मेथड तो फॉलो कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव है या नहीं मुझे पता ही नहीं है। बाकी सब तो देखो पॉजिटिव है, बट इसकी वजह से ही तो सब प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ऐसे सॉल्व तो नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करे भाई, अब क्या करे, तो सॉल्व करने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एक काम करेंगे, यहाँ पे ये होल स्क्वायर खोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 4x, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ गई। डिनोमिनेटर में सब कुछ एज इट इज रहेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी जो है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया डिनोमिनेटर में। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में 4x से 4x भी कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स बचा, और इंटू में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। मतलब मैं जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा अब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब एक बात समझना, ये जो x है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। सिमिलरली ये जो 2 प्लस एक्स है इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं x की पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट करूं, हमेशा ये जो है पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ये वाली भी। बट दिक्कत सारी इसकी वजह से आ रही है 1 प्लस एक्स की वजह से। यहां पे भाई हो सकता है एक्स जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी हो, ठीक है ना, 1 से बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी हो, तो यहां पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे शो क्या करना है कि ये पूरी क्वांटिटी, ध्यान देना, ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब या तो 0 के बराबर है या उससे बड़ी है, या तो 0 के बराबर है या उससे बड़ी है। ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर या उससे बड़ी, मतलब पॉजिटिव होने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है।
इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पूरी क्वांटिटी के जीरो से बड़ा होने के लिए, प्रूव करने के लिए, जीरो से बड़ी प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी है। अगर ये जीरो से बड़ी होगी ये क्वांटिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। भाई ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से, टू प्रूव एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मैं इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहा यहां पे, रीजन क्या है, मान लो अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख दूं इस क्वांटिटी को तो यहां पे जीरो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। ये डिनोमिनेटर में ना, ये टर्म 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में शो हो रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में ये टर्म, और अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो प्रूव कर दूं तो ये यहां पे जीरो आ जाएगा इसकी जगह, और डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो ये पूरी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इसने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मैंने यहाँ पे शो किया, ग्रेटर देन जीरो भी मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि भाई अगर ये जीरो से बड़ी होगी तभी तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना था, तो टू प्रूव दिस होल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि भाई ये जीरो से अगर बड़ा होगा, इक्वल टू जीरो मत कर देना यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा पूरा फंक्शन। तो अगर ये जीरो से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी अगर जीरो से बड़ी होगी तो ही ये पूरी जो क्वांटिटी हमें गिवन थी, पूरी क्वांटिटी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो पाएगी। अब 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब 1 शुड बी ग्रेटर, एक्स शुड 1 प्लस, अब 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1, x should be greater than -1, तो therefore x should be greater than -1, और यही चीज तो प्रूव करनी थी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या था, x जो था वो ग्रेटर देन -1 था, x का डोमेन क्या था, x एग्जिस्ट कहां पे करता था, x की वैल्यू जब जब -1 से बड़ी होगी तभी x एग्जिस्ट करेगा, तो x का डोमेन क्या था, x इज ग्रेटर देन -1, और यही चीज हमने प्रूव कर दी यहां पे, ठीक है, यही चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। अब ये जो क्वेश्चंस है ये एज इट इज ही एग्जाम में आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते जनरली, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से करना, जितना ज्यादा हद तक आप समझ सकते हो उतना ज्यादा हद तक समझने की कोशिश करना, ठीक है, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ पाई हैं तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें fx गिवन है, मैं y की जगह fx लिख रहा हूं, x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है, और हमसे बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की वो वैल्यूज बताओ जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो f डैश x निकालना पड़ेगा, f डैश x निकालना पड़ेगा। तो भाई निकालते हैं f डैश x। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, एक फंक्शन तो ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, डेरिवेटिव करूंगा, ये पूरा x है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1, और फिर थीटा का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, तो वो तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये आ गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो पहले वाला वैसे का वैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला फंक्शन वैसे का वैसे, तो ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, f डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2x इंटू x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो f डैश x इक्वल्स टू क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आ गया। अब भाई एक चीज यहाँ पे देखना, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर।
उसके बाद -4x हो जाएगा -8x और +4 यहां पे एज इट इज रहेगा, इस तरीके से +4 यहां पे एज इट इज रहेगा। तो एक इक्वेशन यहां पे बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन यहां पे बन गई हमारे पास। इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। मुझे वो वाली x की वैल्यूज निकालनी है जहां पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग f' शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग शो करने के लिए क्या करना चाहिए, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है f' जो है इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख सकता हूं। एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक इक्वेशन बन गई। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो भाई a इंटू सी करो भाई, 3 इंटू 4 12 आ गया। 12 के फैक्टर्स ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 12 के फैक्टर लेने हैं, 12 के फैक्टर लेने हैं। तो यहां पे बीच में 8 लेके आना है, मुझे 8 लेके आना है, ठीक है, 8 लेके आना है। तो 2 6 12, तो 2 और 6 8। तो यहां पे मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर -6x -2x +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x -2। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हमारे पास आ गया 3x -2 x -2। तो भाई उम्मीद है इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी आप लोगों को। इस टाइप से हमारे पास आ गया। अब मैं इस क्वांटिटी को एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकता हूं, 3x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक बार इस क्वांटिटी को, मतलब x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे वैल्यूज निकालेंगे x की, ध्यान से देखना। 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, ये -2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। और x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ऐसे ही यहां पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये मैंने x की वैल्यूज निकाल दी, ठीक है, जहां पे मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज हमने यहां पे निकाल दी है। यही हमसे मांगा गया था, हमसे x की वो वाली वैल्यूज मांगी गई थी जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हमने वो वैल्यूज यहां पे निकाल के बता दी। आगे देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ध्यान से। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये जो y था मैं इसको fx लिख दूंगा। fx इक्वल्स टू हमें 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा गिवन है, ठीक है, ये टर्म हमें गिवन है। और मुझे क्या करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल्स टू दिस। मतलब थीटा जो है वो बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। एक बात ध्यान देना, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए वहां पे जो हमारा एंगल होता था वो x होता था। इस क्वेश्चन में थीटा उसने दे दिया, तो x को जो है थीटा से उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे पहले x हुआ करता था, अब थीटा हो रहा है। तो भाई यहां पे भी हमने एक गलती कर दी, ये fx की जगह f थीटा होना चाहिए, अब ये f थीटा होना चाहिए, ठीक है। एक बात समझ में आ रही है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो देखते हैं भाई कैसे होगा। सबसे पहले तो यहां पे f' थीटा निकालना पड़ेगा, f' थीटा निकालना पड़ेगा। f' थीटा यहां पे कैसे निकलेगा, f' थीटा यहां पे कैसे निकलेगा, तो भाई ये p/q की फॉर्म में है ये टर्म, यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का होल स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर एज इट इज यहां पे, और न्यूमरेटर वाली टर्म जो थी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाली टर्म का जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा, और माइनस ये जो थीटा था इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, तो ये यहां पे इस तरीके से लिख दिया। थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा वैसे, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये f' थीटा तो एज इट इज रहेगा,
इक्वल्स टू, ये जो 2 प्लस कॉस थीटा था ये एज इट इज रहेगा, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। 4 हमारा कॉफिशिएंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास। ये -4 साइन थीटा एज इट इज रहेगा। 2 यहां पे हमारा जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा ऐसे मल्टीप्लीकेशन में आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डेरिवेटिव यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से -1 आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डैश थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 2 8 कॉस थीटा, ठीक है, 4 कॉस थीटा इंटू 2 8 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय यहां पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, -1 एज इट इज, -1 एज इट इज। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहां पे एफ डैश थीटा इक्वल्स टू, एक और काम यहां पे किया जा सकता है एलसीएम लेने से पहले, ये 8 कॉस थीटा एज इट इज, इन दोनों टर्म्स में से 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना, तो एफ डैश थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। आगे यहां पे देखना भाई, एफ डैश थीटा, अब मैं एलसीएम ले लूंगा तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो यही आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, नॉर्मली एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। अब ये वाला होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे तो एफ डैश थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4 भी एज इट इज रहेगा, यहां पे माइनस एज इट इज रहेगा। मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ये एज इट इज रहेगी, इस टर्म में कोई चेंजेस मैंने नहीं किए, ये पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। तो एफ डैश थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, अब ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एफ डैश थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, ध्यान देना भाई, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 तो यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा क्या हो गया, 4 कॉस थीटा। मैंने क्या किया, 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, और ये वाला जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज यहां पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया यहां पे। एक और काम करते हैं, यहां पे एफ डैश थीटा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया। अब मुझे प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना था, स्ट्रिक्टली नहीं, सॉरी, सिर्फ इंक्रीजिंग प्रूव करना था, सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, एफ डैश थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रहा मेरा एफ डैश थीटा, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे शो करना पड़ेगा। तो टू प्रूव गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश थीटा ये रहा भाई, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई अब यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो दोबारा से वही बात है कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है ना, डिनोमिनेटर की, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। एक और यहाँ पे रीजन है कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कॉस थीटा जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 या -1 होती है, और यहां पे अगर मैं मान लूं कि वो नेगेटिव वैल्यू में -1 मतलब एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव भी चला गया तो वो -1 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो होती ही नहीं है कॉस की, तो मैक्सिमम -1 हो सकता है। उस केस में भी अगर यहाँ पे 2 - 1 आएगा तो 1 ही रहेगा ना, तो डिनोमिनेटर में तो किसी भी केस में यहाँ पे नेगेटिव बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ऊपर होल स्क्वायर है, और दूसरी बात कॉस थीटा मैक्सिमम नेगेटिव कितना जा सकता है, -1 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं जा सकता, और 2 - 1 ही रहेगा। सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है इस ब्रैकेट पे। यहां पे 4 - cos थीटा है, cos थीटा मैक्सिमम नेगेटिव -1 जा सकता है, और -1 अगर चला भी गया तो माइनस ऑलरेडी यहां पे है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव ले जाऊं तो वो मैक्सिमम जो है 1 जा सकता है पॉजिटिव +1 तक, तो 4 - 1 उस केस में भी 3 आएगा। मतलब ये क्वांटिटी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन यहां पे इस क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो हाँ भाई ये नेगेटिव हो सकता है। मान लो ये पॉजिटिव आएगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और अगर ये गलती से नेगेटिव हो गया, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 तक जा सकती है नेगेटिव में, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। मुझे क्या प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और इस क्वांटिटी के नेगेटिव ना होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो कभी भी ये पूरी क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। तो लिखते हैं यहां पे 4 cos थीटा इंटू 4 - cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे ना मैं इक्वल टू का भी साइन लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि cos थीटा न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में थोड़ी ना है। मैं 0 के इक्वल भी रख दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, ठीक है। न्यूमिनेटर में है ना, नॉट डिफाइंड थोड़ी ना हो जाएगा वो। इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए यहां पे मैं 0 भी अगर आ जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ठीक है। तो cos थीटा को मैं यहां पे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे लेके आना पड़ेगा। अब बात यहां पे ये है कि जो मुझे इंटरवल गिवन है वो क्या है, थीटा जो है वो किससे बिलोंग करता है, 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। 0 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू 0 कहां पे होती है भाई, π/2 पे ही होती है सिर्फ। इसका मतलब यहां पे cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos π/2, cos π/2, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है यहां पे सिर्फ। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2, cos से cos कैंसिल हो गया। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, π/2। तो ये भी हमने यहां पे निकाल दिया। तो भाई जब हमारा थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 होगा, उस केस में ये फंक्शन क्या होगा, जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड, ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। ये था 9th क्वेश्चन हमारा। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। लॉगरिथमिक फंक्शन का यहां पे मतलब है log x। इसका मतलब सॉल्यूशन देखो यहां पे क्या होगा, हम एक फंक्शन ले लेते हैं यहां पे f(x = log x)। हमें प्रूव करना है कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के बीच में। ये इंटरवल क्या है, 0 to ∞, 0 to ∞। यहां पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 0 से ∞ के बीच में कहीं पे भी 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से ∞ तक कहीं पे भी कोई भी नंबर ले लो, वहां पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले f' निकालेंगे। f' क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4
इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात यहां पे ये है कि क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो ये x उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोई बात थोड़ी ना होगी प्रूफ, ठीक है, ये कोई चीज प्रूफ थोड़ी ना हो पाएगी। मुझे तो x की वैल्यू बतानी है ना, यहां पे मुझे तो प्रूफ करना है यहां पे। तो देखो डिनोमिनेटर को छोड़ो, पहले न्यूमिनेटर पे। न्यूमिनेटर जो है ना, ये न्यूमिनेटर, यहां पे न्यूमिनेटर हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करनी है ना मुझे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए बस ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये मेरा जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 मत कर देना, डिनोमिनेटर है भाई, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये पूरा फंक्शन। तो फॉर दिस फंक्शन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 मत कर देना भाई, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये पूरा फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर में है ना x, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यही तो यहां पे हमारे पास जो है आंसर है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो जो 0 से बड़ी हो, हमारा फंक्शन हमेशा क्या करेगा, डिफाइन करेगा। हमने प्रूफ कर दिया, ये यही तो प्रूफ करना था। वो बोल रहा था प्रूफ करो कि x की कोई भी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी होगी इंफिनिटी तक, कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू लेने पे x क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये चीज प्रूव हो चुकी है भाई, ठीक है। ऐसे ही भाई 11th क्वेश्चन देखना। 11th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो ध्यान से। हमें एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमें एक फंक्शन गिवन है। सबसे पहले मैं f डैश x निकाल लेता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और x का डेरिवेटिव यहां पे 1 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये आ गया f डैश x, ये आ गया f डैश x। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2। मैं एक काम करता हूं, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं, 1/2 यहां पे माइनस इंफिनिटी होगा, यहां पे इंफिनिटी होगा। मेरे पास एक तो ये इंटरवल आया और एक ये इंटरवल आया। एक इंटरवल तो आया माइनस इंफिनिटी से लेके 1/2 वाला, और एक इंटरवल आया 1/2 से लेके इंफिनिटी वाला। ये मेरे पास इंटरवल आ गए, ये मेरे पास इंटरवल आ गए। अब यहां पे एक चीज देखना, मैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकालूंगा। साइन ऑफ एफ डैश एक्स मैं माइनस इंफिनिटी से 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू एक चूज कर लूंगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 और माइनस इंफिनिटी के बीच की कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेते हैं और यहां पे एफ डैश एक्स में सब्सटीट्यूट करेंगे, एफ डैश एक्स में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा, तो क्या होगा। मुझे क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की है कंडीशन। और डिक्रीजिंग की क्या होती है, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बीच की कोई भी वैल्यू ले लूं, फॉर एग्जांपल -1 ले लेते हैं। अगर मैं यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जो मुझे गिवन है 2 इंटू एक्स की जगह मैं -1 रख दूं, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया भाई 1/2। रीजन क्या है कि अगर मैं 1/2 को क्लोज कर दूंगा ना, यहाँ पे 1/2 को भी अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो भाई 1/2 पे ये जो वैल्यू है ये 0 आएगी। आप यहाँ पे 1/2 डाल के देखना, 1/2 जब डालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 आएगा। मुझे इंक्रीजिंग थोड़ी ना प्रूफ करना है, मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो यहां पे जो नेचर ऑफ फंक्शन है वो क्या होगा, नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही 1/2 से इंफिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 -1, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैं यहां पे 1/2 पे जो है क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, रीजन बीइंग के यहां पे 0 आ जाएगा। मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो मैं 0 थोड़ी ना प्रूव करूंगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर इक्वल टू 0 होता ही नहीं है, वो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होता है ना।
तो यहां पे स्ट्रिक्टली क्या आ गया, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात यह है कि मुझे ना यहां पे एक इंटरवल गिवन था, देखो एक इंटरवल गिवन था -1 to 1, -1 to 1 कहीं यहां पे लाई करेगा बीच में, है ना, कहीं यहां पे ये एक इंटरवल आ गया, ये एक इंटरवल आ गया बीच का। भाई इस पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, पहले इस पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। इस पूरे इंटरवल में जो मेरा फंक्शन था वो यहां से यहां तक, ध्यान देना, यहां से यहां तक मेरा फंक्शन क्या हो रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां से यहां तक मेरा फंक्शन क्या हो रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एक ये वाला इंटरवल मुझे दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला इंटरवल। इस फंक्शन में, इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीज भी हो रहा है, यहां तक इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इतना इंक्रीज हो रहा है यहां तक, और यहां से यहां तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे यहां पे सिंस द गिवन फंक्शन, since the given function is strictly increasing as well as strictly decreasing in given interval, hence the function इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझा दी थी। अगर एक गिवन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन गिवन इंटरवल, ठीक है। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आज की क्लास में भाई इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट है या होमवर्क वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इसी टाइप का है, यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए हमको। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क अच्छे से करना, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये भी दोबारा करने, होमवर्क बाद में करना, पहले ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं, लास्ट क्लास वाले क्वेश्चंस और ये वाले जो क्वेश्चंस आज मैंने करवाए ना अभी, इनको भी दोबारा करना है। उसके बाद होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। और होमवर्क अगर ना हो पाए उसके बाद भी तो फिर मुझे बताना, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।